राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। उनके 2 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम पुनीत और छोटे बेटे का नाम गौरव था। दोनों ही बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। एक तनख्वाह में पूरे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। ऑफिस में ओवर टाइम काम करके कुछ ज़्यादा मुनाफा तो हो नहीं पाता था, बल्कि ओवर टाइम काम करने की वजह से राकेश की नींद खराब होने लगी, जिस वजह से राकेश बीमार रहने लगा। पहले ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो ऊपर से शुगर की बीमारी ने उसे आ घेरा। डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि कुछ दिन वो ऑफिस से छुट्टी लेकर परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएं। आखिर राकेश ने डॉक्टर की सलाह मानकर दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्सियांग होटल पर कुछ दिन ठहरे। ये पहाड़ी क्षेत्र अपने आसपास अनुभवों के लिए आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है। इस पहाड़ी से कई डरावने किस्से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अपने ऑर्किड और चाय के बगानों, पहाड़ी सुंदरता के अलावा कुर्सियांग मौत की सड़क, सरकटे भूत, प्रेत बाधित स्कूल और अनगिनत सच्ची भूत प्रेत की कहानियों का घर भी माना जाता है। चुड़ैलों के किस्से तो वहाँ हर किसी के मुंह से सुनने को मिलते ही हैं। ये सब बातें होटल के मैनेजर ने राकेश और उसके परिवार को पहले ही बता दी और ये भी हिदायत दी कि होटल के पीछे एक शमशान घाट है जहाँ पर चुड़ैलें दिखाई देती हैं। खास तौर पर पूर्णिमा की चांदनी रात को वो किसी जीव को अपना शिकार बनाती हैं और फिर उसके कंकाल के चारों ओर नृत्य करती हैं, और जो कोई भी उन्हें नृत्य करता देख लेता है तो समझिए कि उसकी मौत तय है। इसलिए कृपा करके दिन छिपने के बाद उस ओर ना जाएं। ये सुनकर राकेश और उसके परिवार के सदस्य ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। राकेश के बच्चे ने तो होटल के मैनेजर को ये कहकर मजाक में उड़ा दिया, अंकल, ये 21वीं सदी में आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? आप इतना डरते हो तो होटल बंद करके कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू कर देते? ये सुनकर होटल के मैनेजर और वहाँ कर्मचारी चुप रहे। राकेश के परिवार ने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद लिया। वहाँ के वातावरण की वजह से राकेश की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक रात की बात है, राकेश के सबसे बड़े बेटे पुनीत को रात को नींद नहीं आई, तो उसने सोचा क्यों ना कमरे की खिड़की खोलकर बाहर की चांदनी रात का नज़ारा देखा जाए। इत्तेफाक से उस दिन पूर्णिमा की रात थी। पुनीत ने जैसे ही खिड़की को खोल कर देखा तो बाहर देखता है कि कुछ औरतें टोपी ओढ़े हुए घने पेड़ों के बीच नृत्य कर रही है। पुनीत ने अपनी दूरबीन से देखना चाहा कि आखिर वो औरतें इतनी रात को घने जंगल के बीच नृत्य कर क्यों रही है। पुनीत ने देखा कि लंबे लंबे बालों वाली 4 औरतें, जिनकी आंखें लाल है और बड़े बड़े नाखून से किसी व्यक्ति को नोच कर खा रही हैं। उनके मुंह में खून लगा हुआ है। ये सब देखकर पुनीत डर गया और दुबक कर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसको सारी रात नींद नहीं आई। उसको ये सब देखकर होटल के स्टाफ की सभी बातें याद आने लगी। आखिर सुबह हुई। राकेश ने सुबह का नाश्ता होटल के कर्मचारी से मंगवाया। सबने नाश्ता करके एक दूसरे को वहाँ की सुंदरता के बारे में बताया, मगर पुनीत वो कुछ गुमसुम सा था। उसके पिताजी ने जब उससे इसका कारण पूछा तो पुनीत ने रात वाली बात किसी को नहीं बताई और बात को टाल दिया। किसी और टॉपिक पर बात करके शुरू कर दिया। दोपहर हो चुकी थी तो
तो पुनीत ने सोचा क्यों ना उस जगह पर जाकर देखा जाए जहां रात को वो औरतें नाच रहे थे। पुनीत ने अपना बैग उठाया और होटल के स्टाफ से ये कहकर होटल से बाहर गया कि हमारे स्कूल टीचर ने अलग अलग पेड़ों के पत्तों को इकट्ठा करने के बारे में लिखने को कहा है, इसलिए उसे इसी काम के लिए होटल के बाहर जाना पड़ेगा। आखिर पुनीत होटल स्टाफ को मनाने में कामयाब हो गया और उसी जगह पहुंच गया जहां उसने उन औरतों को नाचते हुए देखा था। वहां पहुंचकर पुनीत ने देखा कि वहां पर 4 टोपियां पड़ी हुई हैं और उनके बीच में कच्चे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। पुनीत को ये देखकर पता चल ही गया कि वो सब चुड़ैले थे जिन्होंने रात को किसी आदमी को मार कर खाया था। वहां पर मानव हड्डियों का ढांचा भी पड़ा हुआ था जिस पर कीड़े मकोड़े और मक्खियां भिनभिना रहे थे। जैसे ही पुनीत ने टोपियों पर नज़र डाली तो वह अपना होश खो बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे उन टोपियों ने पुनीत को अपने वश में कर लिया हो। पुनीत उन टोपियों से इतना सम्मोहित हो चुका था कि उसने चारों टोपियों को अपने बैग में रख लिया और अपने होटल के कमरे में आ गया। उसने उन टोपियों को बैग से निकालकर टेबल पर रख दिया। पुनीत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो उन चुड़ैलों के इशारों पर काम कर रहा था। पुनीत के मम्मी पापा और छोटे भाई ने जब उन टोपियों को देखा तो उनका भी यही हाल हुआ जैसा कि पुनीत के साथ था। फिर क्या था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनको कह रहा हो कि इन टोपियों को अपने सिर पर पहन लो। जैसे ही उन्होंने उन टोपियों को पहना वैसे ही पुनीत और उसके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई और वो टोपियां भी अदृश्य हो गए। जिस वक्त ये घटना घटी उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ बंद हुआ। होटल के सभी सदस्य आवाज़ को सुनकर जब उनके कमरे को खोलकर अंदर गए तो सभी ने देखा कि चारों की मौत हो चुकी है। उनके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। ये ऐसे नाखूनों के निशान थे कि उनको देखकर ऐसा लगता कि जैसे ये सब किसी ने किया हो। होटल के मैनेजर ने पुलिस को इस बारे में बताया तो पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उन्हीं टोपी वाली चुड़ैलों का काम है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी इस होटल में घट चुके थे। होटल के सदस्यों को भी समझने में देर नहीं लगी कि पुनीत उन सब से झूठ बोलकर शमशान वाले इलाके में गया था जहां उन चुड़ैलों का डेरा था और उन्होंने पहले पुनीत और फिर उनके घर वालों को अपना शिकार बना लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रास्ते कहीं नहीं जाते साहब, जाना आपको ही पड़ेगा। कार वाले से बोलकर रघु वापस अपनी कार ठीक करने लगा। कार वाले का परिवार को बड़ा अजीब लगा। तभी वो कार वाला बोला, अरे भाई इतना उखड़ क्यों रहे हो? रात का अंधेरा है, अनजान शहर, अनजान हाईवे, रास्ता नहीं मालूम था तो पूछ लिया। देखिए एक काम करिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक होटल है, आप वहाँ चले जाइए और सुबह होते ही निकल जाइएगा। रघु की बात सुन कार वाला बोला, अच्छा चलता हूँ भाई, अगर आपको कहीं लिफ्ट दे दूँ क्या? इस पर रघु बोला, नहीं नहीं, मेरी गाड़ी हमेशा ख़राब होती रहती है और मैं हमेशा इसे ठीक करता रहता हूँ। कार वाले की पत्नी उससे कहती है, सुनिए आप यहाँ से चलिए, मुझे ये आदमी सही नहीं लगता, पता नहीं कब से अजीब अजीब बातें कर रहा है। कार वाला अपनी गाड़ी लेकर चल देता है और रघु उन सबको जाते हुए देखकर हंसने लगता है। कार वाला पीछे पलट कर देखता है
तो रघु अपनी गाड़ी के साथ गायब था। वो अपनी पत्नी को बताता है तो वो कहती है, लगता है आपने चढ़ा रखी है, शायद उसकी गाड़ी ठीक हो गई होगी, वो चला गया होगा। कार वाला चुपचाप था क्योंकि उसे विश्वास था कि जो उसने देखा वो सच है। आगे जाते हुए रास्ते पर एक हिरन बीच सड़क पर आ गई और उसने झटके से गाड़ी रोकी। तब तक गाड़ी एक पेड़ से टकरा चुकी थी। उनके बच्चों की नींद इस अचानक झटके से खुल गई और वो घबराकर कार से बाहर निकले। उनके माता पिता भी निकले लेकिन माँ नहीं निकली, वो बैठी रही। तभी एक बच्चा बोला, पापा ये क्या हुआ, हिरन तो मर गया। इस पर कार वाला बोला, हाँ बच्चों जल्दी करो, कार में बैठो, हमें निकलना होगा यहाँ से। वो सब जल्दी से कार में बैठते हैं और कार स्टार्ट करने लगते हैं, पर कार अब चालू ही नहीं हो रहे थे। सब परेशान हो गए और लगभग आधे घंटे तक वो लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहे, पर कार चालू ही नहीं हुई। अचानक उधर से रघु कार से गुजरा और उनको देखकर अपने हाथ को हेलो में हिलाया। कार वाला उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश किया, पर वो रुका ही नहीं। वो हंसता हुआ आगे निकल गया। ये देख कार वाला और उसकी पत्नी एकदम हताश होकर इधर उधर देखने लगे। अब उन्हें डर भी लग रहा था, और डरे भी क्यों ना, आखिर वो एक घने जंगल के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे हाईवे पर खड़े थे जहां ना कोई इंसान था और ना ही कोई वाहन, सिर्फ डरावना जंगल और उनसे आती भयानक अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें, जिसे सुनकर बच्चे डर रहे थे और दोनों पति पत्नी भी सहमे हुए थे। ऊपर से उस रघु की अजीबोगरीब हरकतें उनको डराने के लिए काफ़ी थी। पापा हमें डर लग रहा है, यहाँ से जल्दी चलिए। इस पर कार वाला बोला, हाँ बेटा, कार में कुछ दिक्कत आ गई है, तुम लोग बैठो, मैं मैकेनिक देखने जाता हूँ। सुनो बच्चों, तुम अंदर ही बैठे रखना, और सुनो तुम बच्चों का ख्याल रखना। वो अपनी पत्नी से कहता है और सड़क पर आगे बढ़ता है। सड़क एकदम सुनसान, सिर्फ लाइटों की रोशनी और अजीब आवाज़ें। वो पढ़ते हुए भी डर रहा था। तभी अचानक उसे सामने से एक साया नज़र आता है। उसे देखकर वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है और पूछता है, अरे सुनो, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? वो अजीब साया पूरे सफ़ेद कपड़े पहने, मुंह पर ओढ़नी की तरह, सर पर साड़ी लिए हुए वो एक महिला लग रहे थे। वो कार वाला फिर उससे पूछा, अरे आप बताते क्यों नहीं? अगर कोई नहीं भी है तो बता दीजिए। इस पर वो साया बोला, बाबू यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम मेरे घर चलो, आज रात मैं तुम्हें वहाँ बिताने दे सकती हूँ। इस पर कार वाला बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी है, कहकर वो जल्दी से वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया और वो साए के सर से हवा से पल्लू हट गया तो अचानक से उसका शरीर उस आदमी को नजर आने लगा। कार वाला उसका शरीर देखकर पूरी तरह से चौंक गया। उसका पूरा शरीर तो था मगर उसका सिर ही नहीं था, और वो साया तभी एकदम से गायब हो गया। कार वाला पलट कर देखा तो फिर वहाँ अब कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि ये सब कैसी घटनाएं उसके साथ घट रही है। कहीं ना कहीं वो भी अब डर रहा था। उधर कार में उसके परिवार के साथ भी। मम्मी, वो सड़क पर कौन औरत चल रही है? तभी उनकी मम्मी, जिनका नाम रीता था, उन्होंने कहा, कौन बेटा? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ मम्मी, वो देखो, सच में वो जा रही है वहाँ पर। इशारा करते हुए उसके एक बच्चे ने कहा, अरे हाँ, वो तो एक औरत है, रुको मैं उससे पूछती हूँ।
वो कार से उतरकर उसे आवाज़ लगाती है और रोकते हुए कहती है, अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। और वो औरत उसकी आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ने लगती है। रीता सड़क पार करके उस बेहद काली रात को उस घने काले जंगल में उस औरत को रोकने के लिए जाती है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? कब से कह रही हूँ रुक जाओ रुक जाओ, पर तुम रुकती क्यों नहीं? कहते हुए वो तकरीबन 50-60 मीटर आगे जंगल में बढ़ चुकी थी। तभी अचानक वहाँ वो देखती है कि वो साया एकदम से गायब हो चुका था। वो इधर उधर घबरा कर देखने लगती है और सोचने लगती है कि वो अचानक से कहाँ चली गई। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वो धीरे धीरे डरते डरते पीछे देखती है और वो चीज़ एकदम से गायब हो जाती है। तभी उसे आगे की ओर एक झटका लगता है। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गुजरा। वो तुरंत आगे घूमती है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। तभी सियारों के रोने की आवाज़ आती है। रीता डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी और उसे तभी अपने बच्चों का ख्याल आता है कि वो अपने बच्चों को कार में अकेले छोड़ आई। वो भागकर कार के पास पहुंचती है तो ये देखकर वो हैरान थी कि उसके दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। वो तुरंत चिल्ला चिल्ला कर उनको आवाज़ देने लगती है और रोने लगती है। उस सुनसान हाईवे और घने जंगल में उसकी आवाज़ पूरी तरह से गूंज रही थी। चट्टानों से लेकर सोए पक्षी पक्षुओं की आवाज़ उसकी चीख सुनकर जाग गए। रीता चिल्लाते चिल्लाते कार के पीछे वाले जंगल में पहुंच जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो कुछ ही दूरी पर वो साया फिर नज़र आता है। रीता उसे फिर से आवाज़ देती है पर वो साया बिना कुछ सुने और बोले बस आगे बढ़ती जा रहे थे। रीता उसके पीछे जाने लगती है। तभी किसी तरफ से उसके एक बच्चे की आवाज़ आती है। रीता घबरा कर चिल्लाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो महिला उस साए को छोड़कर अपने बच्चों को रोने की दिशा में भागती है और कुछ ही दूरी पर जाने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका एक बेटा वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था जिसका सीना चीरकर दिल निकालकर किसी ने आधा खाकर वहीं लाश फेंक दिया था। वो दृश्य देखकर वो तो जैसे पागल सी हो गई और दहाड़े मार कर रोने लगी। वो दृश्य देखकर कोई भी हताश हो जाता। पीछे से रीता के कंधे पर तभी कोई हाथ रखता है और वो तुरंत पीछे पलट कर देखती है तो उसका पति अनमोल था। तभी अनमोल कहता है, क्या हुआ? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो कार में होना चाहिए। तभी रीता ने सामने की तरफ इशारा किया। अनमोल ने देखा तो वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगा। कहीं दूर से फिर उसके दूसरे बेटे की चीख सुनाई दी और वो सुनकर अनमोल जल्दी से वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे उसके कपड़े नज़र आए। वो देखकर दोनों घबरा गए और वहीं पर बैठकर रोने लगे। तभी ऊपर पेड़ से एक लाश पेड़ की लताओं में लिपटे हुए नीचे गिरी और वो उसे देखकर चिल्ला उठे और जल्दी से लताओं को खोल कर देखे तो वही उसका दूसरा बेटा था। वो भी मारा जा चुका था और उसकी हालत भी बिल्कुल पहले वाले बेटे की तरह हो गई थी। दोनों पति पत्नी एकदम डर कर और घबरा कर बेतहाशा भागने लगे। तभी पत्नी का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। तभी उसके गले में एक फंदा आकर फंसा और वो ऊपर हवा में उठने लगी। अनमोल चिल्लाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। तब तक उसकी पत्नी भी
दम तोड़ चुके थे और फंदा ढीला होकर नीचे गिर गया। उसका पति उसकी सांसें देखता है, मगर वो तब तक मारी जा चुकी थी। तभी उसे उसके पीछे किसी के होने की आहट होती है। अनमोल घबराया हुआ पागलों की तरह भागने लगता है। वो भागते हुए अपने कार के पास पहुंचता है तो वो साया उसके पीछे वहां कार तक आ जाता है। उसे देखकर वो फिर सड़क की ओर भागता है और जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंचता है, उसे एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी उड़ाते हुए आगे चली जाती है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रघु की ही थी, जो इनसे शुरुआत में मिला था। तभी रघु के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरती है और रघु अपने आप से ही कहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर मरने के लिए। और फिर कुछ ही दूर आगे जाकर रघु समेत वो गाड़ी हवा में जैसे गायब सी हो गई, जैसे पहले वहाँ वो थी ही नहीं।